आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू मेंबरशिप परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग जानने वाले हैं यूपीएससी 2019 के प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुआ था उसके हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे। इसका ऑलरेडी एक वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है, उसका ये पार्ट 2 रहेगा बेसिकली। और पार्ट 2 के अंदर हम लोग जानने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 30 तक जानने वाले हैं। इस पूरे पेपर को मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और आपको मैं डिटेल इनका डिस्कशन देने वाला हूं। कैसे आपको अप्रोच लगानी है 2020 के अंदर अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं यूपीएससी का, या अगर आपका एम जो है 2021 का रहेगा तो भी हम लोग जान पाएंगे उन चीज़ों को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेगी। तो आइए जान लेते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने जिन्होंने भी मेंबरशिप ले रखी है वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पे, और चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे एफबी पे, इंस्टा पे, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है आज के लिए कि भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो ठीक रहेगा। देखिएगा 5 ईयर प्लान, पहली बात तो ये समझना है हमें कि अभी के लिए 5 ईयर प्लान नहीं चल रहा है। 1 जनवरी 2015 से इंडिया के अंदर नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग और योजना आयोग में मेजर डिफरेंस अगर आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो नीति आयोग जो है वो बॉटम टू टॉप प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और जो योजना आयोग था वो कैसे काम करता था, टॉप टू बॉटम प्रिंसिपल पे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नीति आयोग के अंदर जो है वो सभी के सभी मुख्यमंत्री शामिल है। देखिएगा पहले क्या होता था, योजना आयोग के अंदर कोई भी प्लान बनता था तो सारे के सारे सेंटर के अंदर प्लान बनते थे और वही जो है इम्प्लीमेंट कर दिए जाते थे, या यूं कहिएगा सीधी भाषा में थोप दिए जाते थे किसी भी राज्य पे। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा को ना एक रोड के लिए पैसे चाहिए, और एग्जाम्पल से बहुत खास्ता हालत है रोड की, हरियाणा को रोड के लिए पैसे चाहिए, लेकिन सरकार क्या करेगी, सरकार स्कूल के लिए पैसा दे देगी, जबकि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में ठीक हो, लेकिन फिर भी जो है सरकार ने कहिएगा इररेलेवेंट तरीके से पैसा जो है अलॉट कर दिया। यही आते मतलब बहुत टाइम तक ये देखा गया था। तो 1 जनवरी 2015 से क्या किया गया, सभी के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह सभी को शामिल कर दिया गया। अब क्या, जो राज्य कहता है कि मेरे को भाई इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि देखो अपने परिवार की, अपने घर की तो सभी को उन्हीं को ही पता होगी ना, बाहर वाला तो कैसे बताएगा कि हमें क्या ज़रूरत है या खुद को क्या पसंद है। अभी मैं आपको कहूँ कि मुझे पाइनएप्पल जूस पसंद है, लेकिन आप मुझे कह दें कि नहीं आप एप्पल का ही जूस पीजिएगा या आप गुआवा जूस पीजिएगा, तो मेरे पे आप थोपेंगे वो चीज़, तो मैं मन मार के तो वो चीज़ ले सकता हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद तो नहीं हुई ना रियलिटी में। तो बिल्कुल अभी नीति आयोग एक बहुत अच्छा काम किया गया है। तो देखिएगा पहले ये 5 ईयर प्लान था, तो ये पंचवर्षीय योजना में इन्होंने कही है बेसिकली दूसरी, चौथी और 5वीं, ये 3 पंचवर्षीय योजना की इन्होंने डेफिनेशन दी है। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी ज़्यादा ठीक रहेगी इन डेफिनेशंस को देखते हुए। पहली डेफिनेशन क्या कह रही है कि द 5 ईयर प्लान देयर वाज ए डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड सब्स्टिट्यूशंस। देखिएगा मेरे अकॉर्डिंग ये सब्स्टिट्यूशन वर्ड यहाँ पे हल्की सी दिक्कत डाल रहा है, क्योंकि देखिएगा सब्स्टिट्यूट वर्ड तभी हम यूज़ करते हैं जब उसका विकल्प हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कोई आता है तो अगर वो चाय पीता है तो अच्छी बात है, बट चाय का सब्स्टिट्यूट हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉफ़ी पी लीजिएगा। पानी है घर में तो ठीक है, लेकिन पानी का सब्स्टिट्यूट हम लोग क्या करते हैं, जूस के रूप में भी बात कर सकते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तुओं के लिए जो है वो जोर दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महाबलोनिस मॉडल पे आधारित थी, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, और बात की जाए इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति को बढ़ते केंद्र के प्रति जो है सुधार का उद्देश्य अपनाया गया था। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। द 4th ईयर प्लान अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर टेंड टू इंक्रीज वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। और 5वीं दो थर्ड स्टेटमेंट कही है जिसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना में कहा है वित्तीय क्षेत्र के बारे में, नहीं ऐसा नहीं था, बिल्कुल गलत है ये वाला। तो केवल 2 ठीक रहेगा, इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ओके रहेगा। तो 2nd ईयर प्लान जो था वो नेहरू महाबलोनिस योजना पे प्रभावित था, जो कि भारी उद्योगों के तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा था। आपको शायद याद होगा, एक आपको राजस्थान के जो बच्चे हैं उनको शायद याद होगा, आरबीडी पब्लिकेशन एक बुक आती है, आरबीडी
जैसे आप लोगों ने एमबीडी पढ़ा होगा, वैसे आरबीडी है, राजस्थान बुक डिपो। आप इसी तरीके से 3 उद्योगों को याद कर लीजिएगा। आरबीडी से ही राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये तीनों के तीनों जो हैं वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही तैयार हुए थे। अच्छा, तो उसके बाद में स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है कि स्टेटमेंट 2 के अंदर तो फोर्थ जो आपका 5 ईयर प्लान है इसके बारे में बताया ही गया है। तो इसके अंदर तो आर्थिक विकास के लिए यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बात हुई थी, के साथ साथ जो है वो सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए, धन व असमानताओं को हासिल करने के लिए ही ये बेसिकली पर्टिकुलर पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट तो ये कह रही थी 5वीं योजना मुद्रास्फीति और गरीबी उन्मूलन के लिए थी, लेकिन इसके अंदर कुछ और ही दे रखा था, तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिएगा। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला क्या कहा है कि नो हाई कोर्ट शैल हैव ए जुडिशियल टू डिक्लेयर द एनी सेंट्रल लॉ ऑफ, बेसिकली क्या कह रहा है देखिएगा कि हाई कोर्ट जो है ना वो संवैधानिक रूप से किसी अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होती। ऐसा थोड़ी ना होता है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों के पास में ही किसी भी चीज़ को जो है वो आपका संवैधानिक तौर पे घोषित या अवैध घोषित करने की बिल्कुल पावर होती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जब हाई कोर्ट के पास भी होती है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। न नीदर 1 और नोर 2, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। न तो 1 और न ही 2। सीधा सा सवाल था ये। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास में संवैधानिक संशोधन या केंद्रीय कानून की वैधता पर सवाल जो है वो दोनों उठा सकते हैं बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा बेसिकली जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में कहता है। क्या कह रहा है कि पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन डिफरेंट कंट्रीज। ये बिल्कुल ठीक बात है। क्रय शक्ति समानता जो होती है ये विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों की एक समान वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य पे ही की जाती है। ये बिल्कुल ठीक रहेगी स्टेटमेंट। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिएगा इसका रीजन बताता हूं मैं आपको कि दूसरी स्टेटमेंट गलत होने का कारण ये है कि अकॉर्डिंग टू पीपीई की बात की जाए तो चाइना जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2018 के अंदर की रिपोर्ट की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और जो इंडिया है हमारा वो 3rd पोजीशन पे आ रहा है। ये इंडिया 3rd पोजीशन पे अब से नहीं है, पिछले 4-5 सालों से है। अकॉर्डिंग टू जीडीपी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू पीपीई बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस हिसाब से 3rd पोजीशन पे है इंडिया और 2nd पोजीशन पे तो अमेरिका है ही है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है? द एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसीज आर इन इक्विलिब्रियम when their purchasing power in the same in each of the two countries. Exchange rate between two countries should equal the ratio of two countries. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्सचेंज रेट जो होता है दो कंट्री का वो हमेशा इक्वल रहना चाहिए द रेशियो ऑफ द टू कंट्रीज का हिसाब से। इसी को ही हम लोग दो पीपीई के नाम से पुकारते हैं। तो ये एक सीधी सी डेफिनेशन है जो आपको सीधे तौर पे याद रखनी है। और ये भी एक फैक्ट सा था जो आपको याद रखना है कि इस पे पीपीई के हिसाब से जो है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से नंबर 1 पे जो है वो चाइना है और नंबर 2 पे अमेरिका है और नंबर 3 पे जो है वो इंडिया है। अकॉर्डिंग टू जीडीपी की बात की जाए तो उस हिसाब से अमेरिका सबसे आगे है, 1 नंबर पे है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा एक टफेस्ट लेवल का कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आंकड़े होते हैं। इतने सारे आंकड़े याद करना इतना आसान नहीं होता है। हर साल देखिएगा जो एग्रीकल्चर रिपोर्ट आती है तकरीबन रिपोर्ट आती है आपकी ये मार्च या अप्रैल के अंदर एक रिपोर्ट आती है और वो एक बुकलेट सी टाइप की आती है, काफ़ी बड़ी होती है। उसको इतना ज़्यादा डिटेल से पढ़ना या याद करना इम्पॉसिबल सा लगता है। चलो पढ़ भी लिया जाए तो याद करना डेटा थोड़ा सा हो ही जाता है ट्रिकी सा। बट फिर भी आप इस क्वेश्चन को उस डेटा के हिसाब से तो फिर भी ना चला पाएं, लेकिन एलिमिनेशन हिसाब से इसको ठीक कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे देखिएगा, पिछले 5 वर्षों में भारत में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में बात की है इन्होंने। तो खरीफ के हिसाब से देखिए एलिमिनेट करते हैं हम लोग ऑप्शंस को या पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। बिल्कुल सही बात है। देखिएगा भारत के अंदर आधे से ज़्यादा आबादी ऐसी होगी जो धान पे ही चावल पे ही डिपेंड है। आप लोगों से अगर मैं कहूँ कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है तो आपका सीधा सा जवाब रहेगा चावल, क्योंकि चावल हल्का तौर पे कहिएगा पौष्टिक आहार है हमारा, ठीक है। खैर मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, मेरे काफ़ी दोस्त हैं उनको राजमा चावल, कढ़ी चावल जान नुछार कर देते हैं आप अपनी वो, ठीक है।
लेकिन खैर जो भी बात है मतलब ज़्यादातर जो आबादी है वो चावल पे डिपेंड है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक रहेगा ही रहेगा आपका। तो अब आप ऑप्शन को देखिएगा जिसमें केवल एक वाला है ना, वो ऑप्शन आप रख लीजिएगा, बाकी तो कट कर ही दीजिएगा। तो मतलब ऑप्शन बी और सी तो देखिएगा आपका एलिमिनेट हो गया ना। इस तरीके से आप ठीक कर सकते थे इसको। अब ऑप्शन आपकी कन्फ्यूजन कौन सी बची, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के अंदर से कोई आंसर हो सकता है। हम बाकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, जो कि थोड़ी सी टफ भी कहूंगा मैं। क्या कहती है दूसरी स्टेटमेंट, जवार की खेती के अंतर्गत तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र का तुलना अधिक है। ऐसा नहीं है, देखिएगा जवार और तिलहन का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ें तो कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। हाँ, ये ठीक बात है, क्योंकि गन्ने की खेती के मुकाबले में कपास की खेती ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि नकदी फसलें जो हैं वो ज़्यादा लगाई जा रही है। गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र जो है निरंतर घटा है, ऐसा नहीं है, घटा तो नहीं कह सकते हम लोग। अगर घट जाता तो अब देखिएगा आप लोग, हमारा गुड़ हुआ या चीनी हुई, तो वो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि अब से चीनी आना कम हो गई है या गुड़ आना कम हो गया है, तो वो कम ज़्यादा हो सकता है, घटा नहीं कह सकते आप लोग। तो केवल 1 और 3 जो है वो ठीक रहेगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा समझना बेहद जरूरी था। स्टेटमेंट 2 और 4 तो बिल्कुल गलत है ही है, क्योंकि आपकी मोटे अनाज के क्षेत्र में देखा जाए तो तेल के बीजों की तुलना में छोटा है, और गन्ने के क्षेत्र में वृद्धि नहीं बल्कि उतार चढ़ाव देखने को जो है मिल रहा है। अब अगर आपको मैं पर्टिकुलर आंकड़े बताऊं जिनके अंदर से स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, प्रमुख खरीफ फसल चावल, मक्का और कपास है, जिसमें से चावल की खेती 435 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है, कपास लगभग 120 मिलियन हेक्टेयर और मक्का इससे थोड़ा बहुत कम है। भारत में सबसे ज़्यादा जो आपका ये होता है चावल, ये पश्चिम बंगाल में, कपास सबसे ज़्यादा गुजरात में और मक्का सबसे ज़्यादा कर्नाटक के अंदर होता है। 2 तो गलत हो ही गई। स्टेटमेंट 3 सही कैसे है कि कपास की खेती लगभग 120 मिलियन हो रही है और गन्ना लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर पे ही है, तो आप समझ लीजिएगा, आंकड़ों के हिसाब से भी याद करिएगा। अच्छा, स्टेटमेंट 4 भी गलत है, क्योंकि गन्ने की खेती में गिरावट नहीं आई है बल्कि 5 सालों में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला है। अभी मैंने कहा ना कि अप एंड डाउन तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हम लोग की गिरावट आई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, और ये भी आप लोग अगर करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाता था। ये कि भारत द्वारा आयातित कृषि जिसमें से पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है। तो देखिएगा, अधिकतम जो आयात रहा है पिछले 5 सालों के दौरान में, या इंपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है, वो वेजिटेबल ऑयल का रहा है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। पल्सिस तो देखिएगा हम लोग एक्सपोर्ट के टाइप में बात कर रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन डी ठीक रहेगा, वनस्पति तेल का रहा है। और आप इसके अंदर आंकड़े भी देख सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल का जो है अप्रैल और मार्च के 2014 के आंकड़े ये हैं, और 2015 के ये हैं, और 2016 के आंकड़े ये हैं, 17 के आंकड़े ये हैं। तो आप देख रहे होंगे निरंतर जो है वो इंक्रीमेंट ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद में पल्सिस के बारे में है, उसके बाद में फ्रेश फ्रूट है, उसके बाद में जो है बाकी चीज़ें मसाले वगैरह शामिल हो जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। लिबर्टी की डेफिनेशन पूछी है। एक इंग्लिश वोकैब रूट है, कभी भी किसी भी शब्द के आगे लिब आ जाता है, LIB लिब। लिब का मतलब ही स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम ही होती है। लेकिन देखिएगा, इसको अगर हम लिबर्टी की डेफिनेशन देखें ना, तो पहली डेफिनेशन क्या कह रही है हमारी, कि राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण। देखिएगा, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, ये कोई मतलब कोई 100% आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कह सकते। देखिएगा भाई, मतलब कोई राजा है और डिक्टेटरशिप वो अपना रहा है, उसने अगर हमें मुक्त कर दिया तो हम लोग फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। बाकी चीज़ें और भी होती है जिन बंधनों से हम बंधे हुए होते हैं, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं कह सकते, अब पार्ट ऑफ कह सकता हूं डेफिनेशन का। नियंत्रण का अभाव, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। 11th क्लास की NCERT के अंदर मैंने पढ़ा इसको, तो ये चीज़ ऑप्शन में मेंशन थी, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर जो है इसका वो डी ठीक रहेगा। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर जो है वही एक लिबर्टी की एक्चुअल डेफिनेशन होगी। अब सी ठीक क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि इच्छा अनुसार कुछ भी करने की, ऐसे आप बच्चे थोड़ी ना जो कुछ मर्जी आया मन में आया वो कर दिया, ऐसे तो आप कुछ नहीं कर सकते ना अपने मन से भी। चलो आप मेरे को ये दिल कर रहा है मैं ये कर दूं, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप रह रहे हैं तो आपको सरकार की भी माननी पड़ती है, हर चीज़ की माननी पड़ती है। इवन अगर हम अपने घर में रह रहे हैं तो भी हमें अपने माता पिता की माननी पड़ती है। तो इच्छा अनुसार कुछ भी करने का लिबर्टी हम लोग नहीं कह सकते। हाँ, स्वयं को पूर्णतः विकसित करना ही, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, अपने आप को ही थोड़ा मैच्योर कर लेना।
यहाँ मैं आपको थोड़ा कह देना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिचुएशंस बहुत सारी अच्छी होती है, कई बार बहुत सारी बुरी भी होती है सिचुएशंस, लेकिन उन सब में आप अपने आप को कैसे हैप्पी रख सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे भी करके आप अपने आप को 100% डेवलप कर लीजिएगा, उसी को ही हम लोग लिबर्टी का डेफिनेशन देंगे। और ये चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पे भी रहें आपको वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पर्सन मिले, अपने अकॉर्डिंग माहौल मिले, क्योंकि हर इंसान की अलग टाइप की थिंकिंग होती है, अलग टाइप की मेंटल लेवल होता है। कोई इंसान इस दुनिया का गलत नहीं होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है। अब मैं कह देता हूँ कि मुझे जो है वो गाय का दूध बहुत पसंद है, हो सकता है आपको गाय का दूध पसंद ना हो, तो वो हमारी दोनों की जो है वो फ्रीक्वेंसी डिसमैच हुई। अब देखिएगा, आपको गाय का दूध पसंद नहीं है लेकिन मुझे पसंद है, पर आपकी नज़रों में तो मैं बुरा हो गया ना, ठीक है। तो अब क्या है कि उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में एडजस्टमेंट होती है। उस केस में यही सोचने वाला बंदा कामयाब हो जाता है, भी ठीक है इसको पसंद है, दैट्स इट, मुझे क्या लेना देना इस बात से, ओके ना। तो इसी चीज़ को हम अपॉर्चुनिटी डेवलप वन सेल्फ फुली को ही लिबर्टी का एक अच्छे डेफिनेशन के रूप में कह सकते हैं, ठीक है। वैसे कॉन्ट्राडिक्शन बी और डी ऑप्शन में थोड़ा ज़्यादा था इसके अंदर यहाँ पे, लेकिन डी अप्रोप्रिएट आंसर है इसका, ठीक है जी। तो आपको ये याद रखना है। वैसे दो टाइप की लिबर्टी होती है, एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। नेगेटिव मतलब इज द एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टेकल, बैरियर एंड कंस्ट्रेंट्स, और पॉजिटिव का मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ एक्टिंग और फैक्ट ऑफ एक्टिंग, ठीक है। तो ये बात भी आपको थोड़ी थोड़ी याद रख के चलनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए देखा गया है, आरबीआई की बात हमसे यहाँ पे जो है वो पूछी गई है। देखिएगा, हम लोग पहला पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, ठीक है। नहीं जी, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसका गलत होने का कारण क्या है भाई? इसका गलत होने का कारण है कि आयात को नियंत्रित करने में मदद करेगा, पर इस प्रकार से रुपयों का जो है मूल्य ह्रास हो जाएगा, मतलब उनकी वैल्यू गिर जाएगी धीरे धीरे। अब सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने के लिए थोड़ा उन्हें प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना इंडियन बोरो टू इश्यूज रुपीज एंड मसाला बॉन्ड्स। अब ये भी ठीक नहीं है। क्यों? मसाला बॉन्ड रुपये की स्लाइड पर जो रोक लगा देता है, तो उधार रुपये हावी होता है, उधार हमेशा ही रुपये पे हावी रहता है, तो बात आपको भी पता ही है, और इस पर हमारी मुद्रा का दबाव जो है वो नहीं डाला जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी आपका जो है एक टाइप से गलत हो गया। सी ऑप्शन क्या कहा है इन्होंने कि विदेशी वाणिज्यिक उधार से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। नहीं जी, ये भी गलत है, क्योंकि इसे आसान बनाने से विदेशों में उधारी जो है वो बढ़ जाएगी, तो फिर ये तो कैसे ठीक हो सकता है, उधारी बढ़ी गई तो। अब बच गया डी ऑप्शन, 3 गलत है, चौथा तो ठीक वैसे भी हो ही जाएगा। खैर, एक प्रसारणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, बिल्कुल ये ठीक रहेगा। एक मॉनेटरी पॉलिसी का एक पर्टिकुलर नियम को अपनाना ही जो है वो एक सही तरीके से रखा जा सकता है, आरबीआई के अकॉर्डिंग सही स्टेटमेंट हो सकती है आपकी। खैर, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि इनको यही फिर एक आरबीआई से रिलेटेड ही कहिएगा आप लोग। इन्होंने पूछा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक रिसेंटली हमारे जो स्टोरेज पर्पज़ के लिए जो है स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा है उसके लिए नए नियम लेके आया था। तो क्या है नए नियम बेसिकली स्टोरेज पेमेंट सिस्टम के? तो स्टोरेज पेमेंट सिस्टम का नियम जो है हमारा वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको याद रखना है क्या कि ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली समग्र एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएंगे। देखिएगा, सिंपल सी बात है कि ऑल सिस्टम प्रोवाइड शैल एंश्योर दैट एंटायर डेटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय देम एंड स्टोर इन सिस्टम ओनली इन इंडिया। ये एक नियम है कि जितना भी डेटा स्टोर होना है पेमेंट सिस्टम का वो केवल और केवल इंडिया के अंदर होगा। इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़े तो ही फॉरेन कंट्री के अंदर उसे स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज ये चीज जो है वो गलत हो जाएगी। तो दैट्स वाई ए ऑप्शन तो इसका बिल्कुल ओके है, ठीक है। और बाकी जो है इसकी 2 और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल गलत रहेगी। और ये इसके अंदर कोई ऐसा नियम नहीं था कि उनको जो है पब्लिकली किया जाएगा और किसी तरीके से उनकी रिपोर्ट वगैरह हर साल पेश की जाएगी, ऐसा कोई नहीं नियम है। तो केवल एक ही नियम जो है आरबीआई के द्वारा दिया गया था इसमें। 28th क्वेश्चन क्या कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ लॉ ऑफ डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी ऑफ इट्स सिटीजन्स टू नो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन अप्रैल 2016 एंड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट फ्रॉम 25 मई 2018। अब ये क्या कह रहा है कि नागरिकों के लिए डेटा प्रोटेक्शन नियम क्या कहता है?
फिर से एक आपको सिंपली याद करना है, डेटा प्रोटेक्शन नियम जो है वो जो बेसिकली अपनाया गया था 25 मई 2018 को अपनाया गया था। अप्रैल 2016 के अंदर जो है इसे लागू किया गया था। तो ये अपनाया था यूरोपीय संघ ने, EU ने अपनाया था। सी ऑप्शन सही है इसका। अगेन ये डेटा प्रोटेक्शन नियम क्या कहता है आपका कि डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर ऑल इंडिविजुअल सिटीजन्स द यूरोपियन यूनियन, हर एक आदमी का एक अपना दायित्व होता है कि वो अपने डेटा का प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो यही इस रेगुलेशन के अंदर बताया गया था। 29 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग के साथ में जो है वो एक योजना पे समझौता किया है। तो देखिएगा, न्यूक्लियर आपका जो एक्टिंग प्लान है या न्यूक्लियर फील्ड है उसके अंदर समझौता किया रशिया के साथ में। बी ऑप्शन सही है। रशिया को तो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड के नाम से ही पुकारा करते हैं। ठीक है जी। और लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो किसी देश की अर्थव्यवस्था है उसके अंदर मनी मल्टीप्लायर है वो इनमें से किसके साथ साथ बढ़ता रहता है। तो वो बेसिकली कैसे बढ़ता है, जनता की बैंकिंग आदतों की वजह से ही बढ़ता है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, इंक्रीज द बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन, किस तरीके से बैंकिंग कर पा रहे हैं, किस तरीके से रेशियो है, वो सारी चीज़ें इसी तरीके से जो है वो इंक्रीज होती है। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ये केवल आप ही के लिए, यानी कि आपके मतलब जो लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है केवल उन्हीं के लिए। दैट्स वाई अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझको पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, वट एवर वे से। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, या टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे आप साइंटिस्ट आर सुनील से फॉलो करके आप मुझसे इसका PDF फाइल पर्सनली मांग सकते हैं। चलिए, थैंक यू। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट चीज़ों को सीखने के लिए। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिएगा।